फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? आज का हमारा टॉपिक है लोहिया दर्शन। हम लोगों ने अपनी जो पिछली क्लास हुई उसमें बहुत सारा सिलेबस कवर अप किया है। आई होप आपको वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग वैचारिक पृष्ठभूमि कर रहे हैं, मतलब इकाई 4 हमारी चल रही है और उसमें हमने पहले भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि की। उसके बाद हमने हिंदी नवजागरण किया। उसके बाद हमने खड़ी बोली आंदोलन और फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पढ़ा और जाना कि किस तरीके से साहित्यकारों का भी योगदान जो है वो इसमें रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण जो है उसके बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे हमने भारतेंदु के बारे में अच्छी तरीके से और उन्होंने किस तरीके से हिंदी नवजागरण में सहायता की, किस तरीके का उनका योगदान रहा वो पढ़ा। साथ ही साथ हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस तरीके का योगदान जो है हिंदी को लेकर किया है। अभी आप लोग जानते हैं कि हिंदी किस तरीके से प्रसिद्ध हुई है और फिर आज आगे जाके साहित्य जितने भी हमारे, मैं बोलूँ कि साहित्य है, वो सब हिंदी में ही लिखे गए हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने दर्शन किया जिसमें हमने गांधीवाद दर्शन के बारे में पढ़ा कि गांधी जी का किस तरीके का योगदान रहा और किस तरीके से उन्होंने संघर्ष करते हुए जो है आगे बढ़े। फिर हमने अंबेडकर दर्शन पढ़ा कि किस तरीके के उन्होंने 2 दर्शन की चर्चा की, सामाजिक दर्शन की और शिक्षा दर्शन की। ठीक है। और आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आज हम लोहिया दर्शन के बारे में जानेंगे कि इसमें किस तरीके का दर्शन जो है हमें देखने को मिलता है। तो बहुत इजी है, ये सारे दर्शन बहुत इजी है। इसके बाद हम लोगों ने मार्क्सवाद के बारे में पढ़ना है। तो मार्क्सवाद जानेंगे क्या होता है, कैसे है, सब कुछ उसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो सभी को पता होना चाहिए कि क्लास 12 बजे होती है, तो सभी के सभी टाइम पर 12 बजे आके ज्वाइन करेंगे। ओके। और स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा अकाउंट। आप चाहे तो इसे फॉलो कर सकते हैं। इससे फॉलो करने से क्या होगा कि आपको जितनी भी एनटीए की इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर फिलर फॉर्म की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। वहाँ पर आपको फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, साथ ही साथ 5000 MCQs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस। सो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। आई होप मेरे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। बात करती हूँ क्विज़ की। क्विज़ अब तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने इसके बारे में बताया था सर को और सर ने कहा कि हमने अपनी तरफ से पूरी तरीके से ठीक कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप लोगों को अब कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ओके। तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी फेसबुक में, राधे ज्योति नाम से फेसबुक है, RA। मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि, क्योंकि वहाँ पर मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ, आप लोग भी मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम में आप लोग मैसेज नहीं कर सकते, सिर्फ आप मेरे द्वारा भेजे गए मैसेजेस को देख सकते हो। तो फेसबुक में आप फॉलो कर सकते हो RADHEY, राधे JYOTI ज्योति। तो राधे ज्योति है और फिलर फॉर्म की उसमें पिक लगी हुई है। सो आपको जल्दी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है। वहाँ पे ग्रुप होगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना। तो इस तरीके से, और आप लोगों को पता है जीके की क्विज़ जो है वो 9:30 बजे होती है। फर्स्ट पेपर की क्विज़ 11:50 पे होती है। उसके बाद 2:50 पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की जो क्विज़ है वो होती है। और 5 बजे दोस्तों, 5 बजे आपको हिंदी साहित्य की मिलेगी। तो हिंदी साहित्य के लिए आपको 5 बजे जो है क्विज़ ओपन करनी है। 5 बजे से लेके 10:30 बजे तक क्विज़ जो है वो ओपन रहेगी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इतना क्लियर हो गया। सो कंग्रेचुलेशन उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन ली है। तो फर्स्ट पोजीशन प्रियंका, कंग्रेचुलेशन प्रियंका, आपको फर्स्ट पोजीशन आपने ली है। वेल डन, आपका स्कोर भी कॉइन बहुत अच्छा है। हार्दिश अब ऊपर आ गए। तो हार्दिश, अरे
यहाँ पर देखिए किस तरीके से हार्दिक कौर जो है वो भी यहाँ पर आ गए हैं। शुभांकर थर्ड पोजीशन ली है। तो इस तरीके से आप तीनों ने जो है पोजीशन ली है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, प्रियंका, हार्दिक और शुभांकर। बाकी सब ने भी बहुत अच्छा किया है, संध्या, निशा, पूजा, प्रिया, उषा, इंदर और शिखा, आप सभी ने भी बहुत अच्छा किया हुआ है। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और अच्छी तरीके से क्विज जल्दी जल्दी दीजिए और साथ ही साथ कोशिश कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो मिस्टेक ना करो, ये कोशिश कीजिए। आगे जाके आप लोगों को भी गिफ्ट दिए जाएंगे। अब जो क्विज में क्वेश्चंस आए थे उनके आंसर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है, किसान सतसई के रचनाकार कौन है? तो किसान सतसई के रचनाकार जो है वो है सरनाम सिंह शर्मा। तो जिसका आंसर फर्स्ट है उसका बिल्कुल करेक्ट है, सरनाम सिंह शर्मा। दूसरा प्रश्न है, हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकार है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत जो है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रश्न यूजीसी के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, तो सो रिपीटेशन बहुत होती है इस क्वेश्चन की। तीसरा प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष पूछे उन्होंने किसके? हिंदी साहित्य सम्मेलन के। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर है कि महात्मा गांधी इसके प्रथम अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा नाथ पूर्ण भगत मतलब पूर्ण भगत नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा नाथ पूर्ण भगत मतलब पूर्ण भक्त नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चौरंगी नाथ। चौरंगी नाथ जो है वो प्रसिद्ध है पूर्ण भक्त के नाम से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अपभ्रंश कृति नहीं है? अपभ्रंश की कृति बोल रहे हैं कि नहीं है। तो अपभ्रंश की अगर विशेषता आप लोगों ने पढ़ी है, मैंने आपको पढ़ाई है, तो आपको पता चल जाएगा। और जिन्होंने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो वो क्लास अटेंड कर सकते हैं, ये मैंने पढ़ा रखा है सारा का सारा। तो इसका आंसर है पृथ्वीराज रासो। तो निम्न में से कौन सी अपभ्रंश कृति नहीं है? पृथ्वीराज रासो। इसका मतलब विजयपाल रासो भी है, अमीर रासो भी है और कृति पटाका भी है। तो कृति पटाका जो है ये सारी की सारी अपभ्रंश में लिखी गई कृतियां हैं, पर पृथ्वीराज रासो जो है वो अपभ्रंश में नहीं लिखी गई। अगला प्रश्न है, प्रथम भक्त कवित्री कौन है? तो प्रथम भक्त कवित्री कौन है ये पूछा गया है। तो उसका नाम क्या है? अंडाल। क्या नाम है? अंडाल। तो जिसका आंसर अंडाल है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मुझे माफ करना नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? मुझे माफ करना नामक आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो लेखिका है, कौन है यहाँ पर लेखिका? तो इनकी लेखिका है दिनेश नंदिनी डालमिया। तो दिनेश नंदिनी डालमिया इनकी लेखिका है। भाव प्रकाश कृति के रचयिता कौन है? भाव प्रकाश कृति के रचयिता जो है हरि राय है। तो हरि राय करेक्ट आंसर है, जिसका आंसर हरि राय होगा वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके के प्रश्न आपको क्विज में आए हुए थे। आई होप आप लोगों ने अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किए होंगे। मेहनत कीजिए, सब कुछ पॉसिबल है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल भी अपने आप में आई एम पॉसिबल होता है। ठीक है, सो सभी के सभी मेहनत करेंगे अच्छे से, और जिसका भी फर्स्ट पेपर में या क्विज में या किसी भी चीज़ में नाम आता है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। आप लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप चाहे तो आप फेसबुक में कर सकते हैं, और अगर दूसरे तरीके से देखें तो आप सर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर मैम को बता देना, ज्योति मैम को, एंड देन सर मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। ओके, कि आपकी फर्स्ट पोजीशन है और इस सब्जेक्ट में है, मतलब आपका फर्स्ट पेपर में है या जीके में है या किसी चीज़ में है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। साथ ही साथ अगर मैं गिव वे की बात करूं तो गिव वे में आप लोगों को पता चल रहा होगा, फर्स्ट पेपर में हमने गिव वे रखा हुआ है। जो भी फर्स्ट पेपर के विनर होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको प्राइज दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फर्स्ट जो आएगा उसे फर्स्ट पेपर की बुक, सेकंड पेपर की बुक और साथ में सॉल्यूशन पेपर दिया जाएगा। ठीक है, और सेकंड को भी दिया जाएगा प्राइज और थर्ड को भी दिया जाएगा। सो मिल भी रहे हैं, तो आप लोग मेहनत करते रहिए।
सब कुछ मिल रहा है। सेकंड पेपर में भी जल्दी ही मिलेगा, सो आप वेट कर सकते हो। अपनी तैयारी पूरी रखो, आंसर्स देते रहो, अपना नाम टॉप में लेकर आओ तो ज़रूर आपको भी मिलेगा। तो अब हमारा टॉपिक है वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि जो हमारा है, इकाई कौन सी है ये? अगर हम इकाई की बात करें तो इकाई ये है 4। तो 4 इकाई है जिसमें आज हम लोहिया दर्शन करने वाले हैं। तो लोहिया दर्शन के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि इसमें क्या क्या है, कैसे है, किन किन चीज़ों का वर्णन इसमें कर रखा है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि कैसे इसमें मानवतावादी जो है बताया गया है, ठीक है। और साथ साथ जो है निम्न जातियों के लिए जो है बहुत सारे कार्य किए गए हैं। जो भी वर्ग होते हैं या संप्रदाय होते हैं उनको समाप्त करने की बात की गई है, ठीक है। हिंसात्मक जो चीज़ें हो रही है उनके खिलाफ में जो क्रांति हो रही है उसके खिलाफ में विरोध किया गया है, ठीक है। ना ही यहाँ पर संपत्ति की बात की गई है, ना राज्य की बात की गई है। तो संपत्ति और राज्य से भी जो ऊपर की बात की गई है, यहाँ पर ऊपर के भी सिद्धांत की बात यहाँ पर की गई है। समाजवाद की बात की गई है। हरिजनों को जो मंदिर है उसमें प्रवेश करने की बात यहाँ पर की गई है। तो हर तरीके से जो है ये जातिवाद, ये संप्रदाय, इन सब चीज़ों से परे हटकर जो है मानवतावादी पर चलने की बात की गई है कि किस तरीके से हमें मानवतावाद को जो है अपनाना चाहिए, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब बताती हूँ मैं आपको लोहिया दर्शन कि लोहिया दर्शन में क्या है। आज अब समझेंगे इसे अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें से भी काफ़ी प्रश्न यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। आपको बैकग्राउंड से थोड़ा म्यूज़िक भी आ रहा होगा, लेकिन क्या करूं, अभी इस यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर थोड़ा आपको थोड़ा सा ये सब प्रॉब्लम्स, थोड़ा साउंड देखना पड़ेगा। बट चलिए फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि क्या है इसमें। फर्स्ट पॉइंट में पहला पॉइंट देखेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। क्या नाम है इनका पूरा? सबसे पहले तो नोटिस कर लेंगे, सभी के सभी नोट डाउन करेंगे कि इनका पूरा नाम क्या है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ठीक है। और इनका जन्म क्या है और इनका जन्म के बाद इनकी मृत्यु का टाइम क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो 29 नहीं, यहाँ पर आएगा 23 मार्च 1910 ईस्वी। तो 23 मार्च 1910 में इनका जन्म हुआ था राम मनोहर लोहिया का। और इनकी जो मृत्यु है उसका समय है 12 अक्टूबर 1967 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये आपको टाइम पीरियड याद रखना है, पूछ लिया जाता है। अगला पॉइंट क्या है? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। क्या थे? स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। साथ ही साथ एक प्रखर चिंतक भी थे, काफ़ी चिंतक करते थे ये, तो एक अच्छे चिंतक के रूप में सामने आए। साथ ही साथ समाजवादी राजनीति, ठीक है दोस्तों। तो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, साथ ही साथ एक प्रखर जो है चिंतक के रूप में भी ये सामने आए। कौन? राम मनोहर लोहिया, ठीक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात की जा रही है और वो एक समाजवादी राजनेता भी थे। तो समाजवादी राजनेता थे, जिस तरीके से अभी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताई ये बात कि किस तरीके से उन्होंने जाति प्रथा, संप्रदाय, वर्णों का, इन सब के विरुद्ध किस तरीके से आवाज़ उठाई और वो कैसे चाहते थे। अम्बेडकर का भी आपने पढ़ा, गांधी जी का भी पढ़ा, तो काफ़ी ज़्यादा जो है मैं कहूँगी कुछ चीज़ें, कुछ बातें जो है वो मिलती जुलती आपको लोहिया दर्शन में भी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं लोहिया दर्शन की रचनाएं। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, उनकी रचनाएं देखेंगे कौन कौन सी थी। रचनाओं में सबसे पहली रचना देखो इधर, समाजवादी चिंतक। इनका सन भी आपने याद रखना है, क्योंकि सन में ऐसा है कि सन याद करने से आपको, ठीक है स्टूडेंट, तो साथ साथ आपको सन भी याद रखना है। यहाँ पर पहला मैंने बता दिया आपको रचना है समाजवादी चिंतक, 1956 का इनका टाइम पीरियड है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाता है सिविल नाफरमानी सिद्धांत और अमल। तो ये जो है इनका टाइम पीरियड क्या है, 1963 का टाइम पीरियड है। तो ये आपको याद रखना है कि इस टाइम पर जो है
इसकी रचना जो है की गई थी। ठीक है, तो लोहिया के द्वारा ये सारी रचनाएं जो है लोहिया ने की है, तो उस पर लिखा गया है। उसके बाद आती है समाजवादी एकता। तीसरा है समाजवादी एकता। इसका टाइम पीरियड है 1961। वैसे इसका टाइम पीरियड 1961 है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास चौथा क्रांति के लिए संगठन। क्रांति के लिए संगठन ये क्या है? संगठन जो है 1963 इसका टाइम पीरियड है। उसके बाद भारत, चीन और उत्तरी सीमाएं, तो ये जो है इसकी रचना 1963 में की गई थी। उसके बाद आता है जाति प्रथा। जाति प्रथा की रचना 1964 में की गई थी। उसके बाद आगे चलते हैं, सातवां देखेंगे। सातवां है इतिहास चक्र। इसकी रचना 1966 में हुई थी। फिर आ जाता है धर्म पर एक दृष्टि। धर्म पर एक दृष्टि 1966। फिर आता है भारत में समाजवाद, इसका 1968। फिर आता है समाजवादी आंदोलन का इतिहास, तो ये है 1969। उसके बाद समाजवादी आंदोलन का इतिहास यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं 1969, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। उसके बाद आ जाता है रामकृष्ण और शिव, तो इसका टाइम पीरियड था 1969 था इसका भी। ठीक है, तो दोनों का सेम था। उसके बाद लास्ट हमारी 12वीं रचना आ जाती है सुधारो अथवा टूटो। तो सुधारो अथवा टूटो 1971। तो ये सारी की सारी रचनाएं हैं जो डॉक्टर लोहिया के द्वारा जो है रचित है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और इनका टाइम पीरियड भी आपको साथ साथ याद करना है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न आ जाता है इसमें से। आगे कुछ अंग्रेजी रचनाएं भी है, तो अंग्रेजी रचनाओं में आ जाता है व्हील ऑफ हिस्ट्री 1966 में। उसके बाद है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन 1970 में। फिर आ जाता है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म 1963 एंड अदर्स। तो ये सारा का सारा, ठीक है, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म 1963 एंड अदर्स। ठीक है, तो ये आपकी अंग्रेजी रचनाएं हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। उसके बाद आगे क्या है, आगे देखिए आप, उन्होंने अंग्रेजी में पत्र भी था। अंग्रेजी में कौन सा? मैनकाइंड नाम का पत्र था। वे हिंदी के जन नामक पत्रों का एक संपादक थे। ठीक है, संपादन भी उन्होंने किया था, यहाँ पे आएगा संपादन भी किया था उन्होंने। ठीक है, अंग्रेजी में पत्र था, क्या नाम था उसका? मैनकाइंड। आप अलग अलग इसको लिखना, ठीक है, मतलब इस तरीके से ठीक है, मैनकाइंड आप लिख सकते हैं। तो हिंदी में इसे जन नामक पत्रों का भी संपादन भी किया था। तो हिंदी में क्या नाम दिया गया? जन। क्या नाम दिया गया? जन नाम दिया गया। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद लोहिया के दर्शन की बात करते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको अंबेडकर का दर्शन पढ़ाया, तो अंबेडकर के दर्शन में दो बातें ही आपको मैंने पढ़ाई। एक तो मैंने आपको बताया कि समाजवादी दर्शन दिया उन्होंने, और एक मैंने बताया शिक्षा दर्शन उन्होंने दिखाया। तो पूरे दर्शन में हमने वो दो चीज़ें पढ़ी। अब जब हम लोहिया की बात करते हैं, तो लोहिया के दर्शन में ये 5 चीज़ें हमें पढ़नी है, और इन्हीं चीज़ों के बारे में प्रश्न जो है वो आता है। तो पहला है समाजवाद। तो पहला लोहिया ने जो दर्शन दिया उसमें उन्होंने समाजवाद की चर्चा जो है वो की है। दूसरे में उन्होंने आर्थिक विकास की चर्चा की है कि किस तरीके से हमें अपना आर्थिक विकास जो है वो करना चाहिए, पिछड़ेपन से उभर कर बाहर निकलना चाहिए। फिर 5 उन्होंने स्तंभीय विचार किया है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से 5 स्तंभीय विचार जो है वो किया है। उसके बाद है सप्त क्रांति, कि किस तरीके की सप्त क्रांति है वो उसकी चर्चा की है। उसके बाद इतिहास का बोध, कि हमें इतिहास का बोध जो है वो होना चाहिए, और उस किस इतिहास का बोध हो, कैसा हो, ये सारी चर्चाएं अब हम आगे करेंगे एक एक करके। तो अब हम एक एक करके दर्शन को पढ़ेंगे। ये दर्शन आपको याद कर लेने हैं। अगर आपको पूछा जाए कितने दर्शन है, तो 5 दर्शन है, और उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है समाजवाद। सबसे पहले क्या आ जाएगा? समाजवाद। समाजवाद में पहला पॉइंट क्या है? उन्होंने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम क्या है? मार्क्स, गांधी और समाजवाद। मार्क्स, गांधी और समाजवाद उनकी पुस्तक का नाम है। याद कर लीजिए, 1 नंबर पर क्वेश्चन बन सकता है ये। तो उन्होंने अपनी पुस्तक मार्क्स, गांधी और समाजवाद में समाजवाद संबंधित अपनी विचारों को अभिव्यक्त किया है। ठीक है, उन्होंने अपने विचार डाले हैं इसमें कि किस तरीके से मार्क्स, गांधी और समाजवाद जो है उनकी चर्चा है यहाँ पर उन्होंने अपनी पुस्तक में की है। डॉक्टर लोहिया की बात करें अगर हम,
डॉक्टर डॉक्टर लोहिया, यहाँ से कॉमास लगेगा, गांधी से कॉमा लगा देना, ठीक है। डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा है, गांधी तथा मार्क्स के पास सीखने के लिए बहुमूल्य कोश है। यहाँ पे उन्होंने बोला अगर गांधी की बात करें या मार्क्सवाद की बात करें तो उनके पास सीखने के लिए, उनसे सीखने के लिए बहुत अमूल्य कोश है, भरा पड़ा है, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो डॉक्टर लोहिया का जो प्रभाव है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो प्रभावित है गांधी जी के भी, और कुछ कुछ मैं कहूँ कि अम्बेडकर दर्शन से भी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मैच खाती है अम्बेडकर से भी और गांधी जी से भी। सारा नहीं कहूँगी, लेकिन एक ऊपर उठने की बात की गई है, दोनों के बीच में समन्वय की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर क्या है, गांधी और मार्क्स के पास सीखने के लिए अगर देखें तो बहुत अमूल्य जो है, बहुमूल्य जो है कोश है। और इन्होंने कार्ल मार्क्स को, जो कार्ल मार्क्स है उनको भी इन्होंने क्या कहा है, द्वंद्वात्मक जो है ये भौतिकवादी व्याख्या को अपनाया है। यहाँ पर इन्होंने कहा द्वंद्वा है, वो एक तरीके से द्वंद्वक भौतिकवादी है, भौतिक चीज़ों को अपनाने की बात यहाँ पर की गई है। किंतु उन्होंने मार्क्स के जो वर्ग संघर्ष है उसको, सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है। मतलब एक तरफ तो इन्होंने, अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो इन्होंने एक तरफ तो कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें तो कार्ल मार्क्स के इन्होंने द्वंद्वात्मक जो भौतिकवादी सिद्धांत है उसको तो अपनाया है, लेकिन कार्ल मार्क्स का अगर हम वर्ग जो संघर्ष की बात करें, जो उन्होंने वर्ण को लेकर कहा है, वो सब चीज़ों की बात करें तो उन चीज़ों को इन्होंने अस्वीकार कर दिया है। इन्होंने कहा है कि हम वो बातें नहीं मानेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना कि ये कह रहे थे कि इनको जाति प्रथा ये सब चीज़ों को तो ख़त्म करना है, वर्ण व्यवस्था को तोड़ने की बात ये कर रहे थे, वर्ण व्यवस्था ख़त्म करने की बात ये कर रहे थे। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई, इसीलिए इन्होंने इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। दूसरा है, उनके अनुसार मानवता के दो विकल्पों के साथ जूझती रही, दो विकल्पता यहाँ पर रही, मानवता की चर्चा की गई है, मानवता बताया गया है। जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताती रहती हूँ नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि लोहिया के किन किन दर्शन में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो मानवता भी देखने को मिलती है, जहाँ पर दो विकल्प यहाँ पर बताए हुए हैं। पहला विकल्प क्या है, पहला विकल्प है वर्ण, ठीक है, और दूसरा विकल्प क्या है, जाति। तो वर्ण भी जिस तरीके से महत्वपूर्ण यहाँ पर बताया गया है, उसी तरीके से जाति की चर्चा भी यहाँ पर की है। तो मानव इतिहास जाति और वर्ण के अंतर्द्वंद की कहानी है। तो ये पूरा अंतर्द्वंद की कहानी है ना, दोनों से ऊपर उठने की बात की गई है। अगर मैं जाति प्रथा की बात करूँ तो जाति प्रथा को भी इन्होंने पूरी तरीके से ख़त्म करने की बात की है कि जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, छुआछात ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, वर्ण जो बने हुए हैं इनको भी समाप्त करना चाहिए। इनसे उठकर हमें किसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, मानवता की ओर ध्यान देना चाहिए, इंसानियत की ओर ध्यान देना चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है लोहिया के दर्शन में देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है तीसरा, उनकी मान्यता थी कि सत्य की विजय, ठीक है, धूर्तता और छल हृदय से नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर सत्य की विजय की बात की गई है कि सत्य पर अगर विजय चाहिए, अगर सत्य की विजय चाहिए तो धुंधता और छल जो है वो हृदय में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये भाव हुआ तो सत्य की कहीं पर भी विजय नहीं हो सकती। तो छल कपट ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये लोहिया ने अपने सिद्धांत में बताया है। वे मानते थे कि गांधीवादी विचार शैली के समाजवादी की प्राप्ति संभव नहीं है। मतलब जो गांधीवादी विचार थे उस शैली को जो है समाजवादी की प्राप्ति जो है वो नहीं हो सकती है। आत्मत्याग और स्वयं को जो है कष्ट देकर शत्रु का हृदय परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर खुद को हानि पहुंचाएंगे, खुद त्याग करेंगे, खुद को दुख देंगे, खुद को कष्ट देंगे, तो कभी भी हम जो है शत्रु के हृदय में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकती हूँ कि लोहिया के दर्शन में बहुत सारी बातें जो है वो छुपी हुई है, बहुत सारी बातें जो छुपी हुई है जिन्हें थोड़ा खोज परख के थोड़ा सा निकालने की आवश्यकता है। और यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है कि लोहिया ने किस तरीके से मार्क्सवाद और गांधीवाद है या गांधी है पूर्णता नहीं अपनाया है। दोनों की बातों को पूरी तरीके से अपनाने की बात नहीं की गई है यहाँ पर, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अपनाने की बात यहाँ पर की है। उनके माध्यम बीच में रहने की बात की है, समन्वय को अपनाने की बात की है कि ना ही ज़्यादा मार्क्सवादी होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गांधीवाद होना चाहिए। मतलब दोनों ही तरफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बीच में रहना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को लेना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने गांधीवाद विचार शैली का समाजवादी की प्राप्ति संभव नहीं है। और आत्मा यहाँ पर
जो आत्मा है, आत्मा त्याग का हृदय, यहाँ पे क्या आएगा, आत्मा त्याग, ठीक है, आत्मा त्याग व स्वयं को कष्ट देकर शत्रु का हृदय परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसके बाद आगे उन्होंने आर्थिक विकास की बात, देखिए सामाजिक की मैंने बात कर ली, आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि किस तरीके से सामाजिक बताए। मानवता, समाज में उन्होंने मानवता की बात की है और जाति और वर्ण को उसको हटाने की बात उन्होंने की, वह मेन चीज यही है कुल मिलाकर। उसके बाद आर्थिक विकास, आर्थिक विकास की बात करें, आर्थिक विकास में महात्मा गांधी जी की ही तरह वे भी जो है लघु उद्योगों धंधों को अपनाकर आर्थिक विकेंद्रीकरण को अपनाए जाने के पक्षधर में थे। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल गांधी जी क्या चाहते थे, गांधी जी चाहते थे बड़े बड़े जो उद्योग है वो ना हो, लघु उद्योग होने चाहिए, छोटे छोटे उद्योग होने चाहिए। और यहाँ पर लोहिया भी क्या चाहते हैं, लोहिया भी गांधी जी की तरह ही यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग होने की बात करते हैं और उसमें अपनी आर्थिक विकेंद्रीकरण को अपनाने की बात करते हैं, ठीक है, कि आर्थिक तौर से हम अपने आप को इसी तरीके से बलवान बना सकते हैं। उसके बाद आगे क्या है, अहिंसा संबंधित गांधीवादी दृष्टिकोण से वे प्रभावित थे, ठीक है, कि अहिंसा है उससे संबंधित जो गांधीवादी दृष्टिकोण थे उससे वे बहुत प्रभावित थे। उन्हें ऐसा लगा कि हिंसा जो होती है, हिंसात्मक जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए, हमें गांधी जी की इस विचारधारा को अपनाना चाहिए कि अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, शांति के पथ पर चलना चाहिए। और वे क्या चाहते थे, वे चाहते थे कि एशियाई समाजवाद के स्वरूप का निश्चय वहाँ देशों की संस्कृति और ऐतिहासिक अनुभवों के प्रकाश में हो, ठीक है। वो क्या चाहते थे कि जो एशियाई समाजवाद है उनका जो स्वरूप है वो निश्चित कैसा होना चाहिए, एक संस्कृति और ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर होना चाहिए। मतलब मार्क्सवादी के अध्यात्म शांति, मार्क्सवादी की अगर हम बात करें तो एशियाई का क्या मतलब, यहाँ पर कहने का मतलब मार्क्सवाद से कि मार्क्सवाद जो है उनके जो अध्यात्म शांति है वो वहाँ पर नहीं मिल सकती है और इसके लिए हमें यहाँ पर अपनी संस्कृति और ऐतिहासिक जो अनुभव है उसमें प्रकाश डालने की आवश्यकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, उन्होंने उन वर्गों को, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उन्होंने उन वर्गों को रेखांकित किया जो विशेष अधिकारों के आधार पर अधिक से अधिक समाज का शोषण करते हैं। तो किन वर्गों को उठाया, यहाँ पर नीची जाति की बात की गई है, नीची जाति के वर्गों को उठाने की बात की गई है कि जिन लोगों का शोषण हो रहा है, पीछे आपने पढ़ा ना, अंबेडकर में भी पढ़ा, दलितों का शोषण हो रहा है, तो उसी तरीके से नीचे जाति के या वर्ण व्यवस्था जो ये है इनमें जो जिस तरीके का ऊंच नीच छुआछात वगैरह भेदभाव किए जा रहे, इन सब से उन्होंने क्या करने की बात की है, अधिक अधिक जो शोषण जिन लोगों का हो रहा है उस पर उन्होंने जो है परिवर्तन करने की बात यहाँ पर की है। विशेषाधिकार वर्ण संपत्ति जाति और भाषा के आधार पर हो। यहाँ पर किसके वर्ण व्यवस्था की बात की गई है कि अगर वर्ण संपत्ति, अगर जो है वर्ण संपत्ति जाति या भाषा के आधार पर होना चाहिए, तो विशेषीकरण किसके, वर्ण संपत्ति की जो संपत्ति है उसके हिसाब से वर्ण, जाति के आधार पर और साथ ही साथ भाषा के आधार पर वर्णों का गठन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया नौकरशाही अधिकार, इसको 4 वर्गों में गठित किया गया है, ठीक है, 4 वर्ग बताए हैं, उन पे गठित किया, कौन कौन से, नौकरशाही अधिकारी होना चाहिए, ठीक है, दूसरा उच्च मध्यम वर्ग होना चाहिए, निम्न मध्यम वर्ग होना चाहिए और स्वहाय वर्ग होना चाहिए, ठीक है, स्वहाय वर्ग होना चाहिए। तो इस तरीके से 4 वर्णों की बात यहाँ पर जो है लोहिया ने अपने सिद्धांत में की है, जिनका वर्ण या जिनका गठन मैं कहूँ वर्ण संपत्ति और भाषा के आधार या जाति के आधार पर जो है होना चाहिए। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए उन्होंने 7 नीतियों का प्रतिपादन किया। जो ये सारी की सारी जो है विसंगतियां बताई गई है, इसको दूर करने के कि नौकरशाही अधिकार था, उच्च मध्यम वर्ग था, निम्न मध्यम वर्ग था, स्वहाय वर्ग था, तो इस तरीके से जिस तरीके से वर्गों को डिवाइड किया गया है और उन्होंने इन्हीं वर्गों को ख़त्म करने की बात लोहिया ने की थी। तो लोहिया ने जो ये विसंगतियां जो बता रखी थी इसे दूर करने के लिए उन्होंने 7 नीतियों का प्रतिपादन किया कि 7 नीतियां जो है वो होनी चाहिए। कौन कौन सी, जाति नीति, भूमि नीति, अन्न नीति, ठीक है, जाति नीति, भूमि नीति, साथ साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइए ताकि आप लोगों को भी पता चले कौन कौन सी नीतियां हैं। चलो सभी के सभी कमेंट करेंगे।
पहले लिखिए जाति नीति, भूमि नीति, अन्न नीति, आय नीति, मूल्य नीति, राष्ट्रीय ब्रह्म नीति और भावा नीति। तो इस तरीके की 8 नीतियों का वर्णन जो है उन्होंने अपनी विसंगतियों को दूर करने के लिए जो है किया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है हमारा 5 स्तंभीय विचार। 5 स्तंभीय विचार कौन कौन से, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो इसी तरीके से प्रश्न जो है बनकर आते हैं। इन्होंने अपने समाजवादी व्यवस्था में केंद्रीय और विकेंद्रीय व्यवस्था के मध्य संबोध स्थापित करने के पक्षधर को अनेक 5 स्तंभ बताए हैं कि 5 स्तंभ जो है वो ये होने चाहिए। कौन कौन से स्तंभ बताए हैं? तो पहला स्तंभ उन्होंने ग्राम को बताया है। दूसरे स्तंभ की बात करूं तो मंडप जिले को बताया है। तीसरे स्तंभ की बात करूं अगर मैं प्रांत को बताया है। चौथे स्तंभ की बात करूं तो केंद्र सरकार को बताया है। और पांचवा भी इन्होंने बताया है और उन्होंने कहा भी है कि जो 5वां स्तंभ है वो बन सकता है कौन सा? विश्व सरकार। तो जो विश्व सरकार है उसे 5वां स्तंभ जो है उसके रूप में यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर स्थापना का जो है सुझाव दिया गया। उनके द्वारा सुझाव जो है विशेष सरकार के उद्देश्य विश्व में जो है विकास की जो है यहाँ पर निवास की स्वतंत्रता भी प्रदान करना है। और उन्होंने राष्ट्रों के कृत्रिम विभाजन पर विशेष ध्यान दिया। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, उन्होंने जो है सुझाव दिए कि सरकार का जो उद्देश्य है वो आवाजाही और निवास की जो स्वतंत्रता है उसे प्रदान करे, और साथ ही साथ जो राष्ट्र है उसका जो ये कृत्रिम विभाजन हो रहा है, कौन से कृत्रिम विभाजन की बात की गई है? यहाँ पे जाति की बात की गई है, वर्ण की बात की गई है, जो मैंने आपको पीछे बताया कि नौकरशाही अधिकारी था, उच्च मध्यम वर्ग था, निम्न मध्यम वर्ग था और हाई था वो वर्ग था। तो इस तरीके से जो 4 वर्गों में विभाजित किया था उस वर्ण व्यवस्था को खत्म करने की लोहिया ने बात की है। तो राम मनोहर लोहिया जो है उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर जिक्र किया है और ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आएंगे। सो आपको इसको अच्छी तरीके से रीड करना है। आगे क्या बताया गया, आगे ध्यान देंगे सभी। उन्होंने एक साथ 7 कृतियों, सप्त कृतियों भी कह सकते हैं, 7 कृतियों का आह्वान किया था, ठीक है। तो उन्होंने 7 कृतियां कौन कौन सी बताई है ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट देखेंगे, पहला पॉइंट है नर नारी की समानता के लिए क्रांति की बात की है उन्होंने, कि ये जो नर नारी है इनकी समानता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए पुरुषों और महिलाओं में, उनकी समानता के लिए क्रांति करने की बात यहाँ पर लोहिया ने की है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर? दूसरा पॉइंट है चमड़ी, यहाँ पे गलत लिख दिया, मिस्टेक हो गई, चमड़ी आएगा यहाँ पर। चमड़ी के रंग पर रची राजकीय, आर्थिक और दिमागी असमानता के खिलाफ जो है क्रांति की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चमड़ी के रंग पर रची राजकीय, आर्थिक या सामाजिक जो या दिमागी असमानता है उसके खिलाफ की क्रांति की बात यहाँ की गई है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट है संस्कारगत जो जन्मजात या जाति प्रथा के खिलाफ या पिछड़ों के विशेष जो अवसर के लिए यहाँ पर क्रांति की बात किया। मेनली यहाँ पर जाति प्रथा की बात की गई है कि जाति प्रथा जो है खत्म करने की बात लोहिया यहाँ करते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि कुछ सिद्धांत तो उनके मार्क्सवादी से उठाए गए हैं और कुछ चीज़ें उनकी गांधीवादी जो दर्शन था वहाँ से उठाए गए हैं। पर उन्होंने कहा कि हम दोनों चीज़ों को प्रॉपर अपने इस लोहिया दर्शन में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें इनके बीच का समन्वय चाहिए। जो चीज़ सही होगी हम उन्हें ही यहाँ पर उठाकर लिखेंगे। अब आगे क्या बोलते हैं, अगला पॉइंट है प्रदेशी गुलामी के खिलाफ और स्वतंत्रता और विश्व लोक राज के लिए यहाँ पे क्रांति की बात की गई है। तो प्रदेशी गुलाम के खिलाफ और स्वतंत्रता और विश्व लोक राज के खिलाफ भी यहाँ पर क्रांति की बात यहाँ पर की गई है। उसके बाद 5th पॉइंट देखेंगे यहाँ पर निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ जो है और आर्थिक समानता के लिए योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने की क्रांति के लिए यहाँ पर क्रांति की गई है। तो यहाँ पर जो भी निजी पूंजी है, अब देखो निजी पूंजी किसके पास है, देखो 2 ही वहाँ पर व्यवस्था थी, एक तो थी पूंजीवाद और एक थी सामान्यवाद, ठीक है। तो
एक सामान्य समाजवाद थी और एक थी पूंजीवाद। तो यहाँ पर क्या है, समाजवाद में क्या था कि समाज मतलब लोगों के कल्याण की बात की गई है, लोगों के हित की बात की गई है कि किस तरीके से उनका हित किया जाए। यहाँ स्वयं की, मैं कहूँगी स्वयं की स्वार्थ की बात नहीं की गई, स्वयं सबके हित की बात की गई है। लेकिन पूंजीवाद में क्या था, पूंजीवाद में समाज के हित की बात नहीं गई, अपने हित की बात की, अपने स्वार्थ की बात की कि अगर हम अपना स्वार्थ देखें तो हमारा विकास हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें आर्थिक विकास करना है। अब आर्थिक विकास के लिए जो व्यक्ति अपना विकास कर रहा है तो वो स्वयं का, वो पूंजीपति है, क्योंकि वो अपना विकास कर रहा है, पूंजीवाद को अपना रहा है, पूंजीवाद अवधारणा को अपना रहा है, तो उसका स्वयं का विकास होगा तो वो जल्दी विकास कर पाएगा। अब जब समाज की बात आ जाती है तो अगर मैं समाज को सुधारने की बात करूं तो मैं एक व्यक्ति को सुधारूंगी, एक दूसरे व्यक्ति को सुधारेगा, दूसरा तीसरे को सुधारेगा, तो समाजवाद में सुधारने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पर निजी जीवन में जो निजी पूंजी है, निजी पूंजी मतलब जो उनके पास अपनी निजी पूंजी है, उन्हीं विषमताओं के खिलाफ जो है यहाँ पर बात की गई कि सिर्फ और सिर्फ अपना विकास नहीं करना, अपना चीजें नहीं देखनी है, बल्कि इसके खिलाफ आवाज उठाकर हमें समाज का कल्याण करना है, समाज के लिए हितकारी बनाना। तो समानता के लिए योजना का पैदावार बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्रांति की गई है। फिर आ जाता है नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा, निजी जीवन में अनुयायी हस्तक्षेप के खिलाफ और लोकतांत्रिक पद्धति के लिए क्रांति यहाँ पर की गई है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो भी अन्याय हो रहा है उसके हस्तक्षेप के लिए यहाँ पर उसके खिलाफ में जो है आवाज उठाई गई है। फिर अगला पॉइंट है हमारा 7th पॉइंट, अस्त्र शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए भी क्रांति यहाँ पर की गई। तो आपको देखा किस तरीके से गांधीवाद में भी सत्याग्रह किया गया और यहाँ पर लोहिया में भी किस तरीके से क्रांति आंदोलनों का रुख जो है वो बदला है और किस तरीके से क्रांति लेकर, और इसका प्रभाव भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अगर आप जैसे जैसे आगे वाद पढ़ते जाओगे आपको इसका प्रभाव जो है उसमें नजर आने लग जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई भी टॉपिक अलग नहीं है, ठीक है। तो जब आप वैचारिक पृष्ठभूमि कर रहे हैं तो इसमें जितने भी टॉपिक्स आपके आएंगे, चाहे वो वाद आए, चाहे वो अलग अलग जो है दर्शन देखने को मिलेंगे, चाहे वो अलग अलग आपको जो है यहाँ पर जो भी प्रत्यय आपको यहाँ पर नजर आएंगे, वो सारे के सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको इसकी इसी तरीके से सीरीज वाइज पढ़ना पड़ेगा। आगे अगला पॉइंट है, अब आई होप आप लोगों को यहाँ पर 3 पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इतिहास बोध, कि किस तरीके से इतिहास बोध पे जो है लोहिया जी क्या कहते हैं। थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स कर सकते हैं, मैं जानती हूँ कि थोड़ा सिलेबस आपका काफ़ी ज़्यादा है और हमें टाइम पीरियड जो है अब हमारे पास बहुत कम रह गया है। आप लोगों को पता है ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि जून में एग्ज़ाम है और जून का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए अब हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, बट ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। इकाई मुझे लगता है शायद अब 2-3 क्लासेस और रह गई है, तो हमारी ये जो 4th इकाई है ये कंप्लीट हो जाएगी, 4th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद हमारी जो यूनिट्स रहती हैं फिर हम वो शुरू कर देंगे। और आप लोग जो है निबंध वगैरह पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि जो है इजी हो जाए, ठीक है। चलिए अब हम पॉइंट पढ़ते हैं इतिहास बोध। तो इतिहास बोध में लोहिया जी ने क्या कहा है वो पढ़ते हैं। उनके इतिहास विषयक विचार अरस्तु के सिद्धांत से संबंध रखते हैं। अब देखिए अरस्तु का सिद्धांत आ गया, आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है सभी को। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे सभी के सभी पढ़ाया हुआ है ना, तो सभी को यहाँ पर मैंने ये पढ़ा रखा है। तो अरस्तु का जो सिद्धांत है और भी आपको प्लेटो का भी पढ़ाया हुआ, तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र। और जिसने ये क्लास अटेंड नहीं की है वो क्लास अटेंड कर सकता है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। और अगर मुझसे बात करनी है तो आप लोग मुझे फेसबुक में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो राधे ज्योति करके फेसबुक में अकाउंट है, तो आप फिलअप फॉर्म की उसमें पिक लगी होगी, तो वहाँ पर आप जो है मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हो। गूगल मीट पिछली बार नहीं हो पाई थी, इस बार संडे को गूगल मीट रखने की कोशिश करूँगी, बट अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आउट ऑफ स्टेट हूँ और जिस तरीके से अभी आउट ऑफ स्टेट हूँ तो 7 डेज़ यहीं पर रहना है मुझे, और मैं जैसे ही अपने होम जाऊँगी तो ज़रूर गूगल मीट रखूँगी, ठीक है। तो आपको कोई परेशानी ना आए इसलिए
जो है अभी आप लोगों को थोड़ा इस तरीके से क्लास जो है वो देखनी पड़ रही है। ओके, तो जैसे कि बात की मैंने इतिहास की कि इतिहास में अरस्तु का जो सिद्धांत दिया गया है वो काफ़ी इससे मिलता जुलता है। उन्होंने जो है मार्क्स के आर्थिक विवेचन के सिद्धांत जो है उसको भी अस्वीकार कर दिया। तो कौन से विवेचन सिद्धांत को अस्वीकार किया उन्होंने? मार्क्स के द्वारा। मैंने कहा ना पूरी चीज़ों को एडॉप्ट नहीं किया गया है लोहिया के द्वारा। तो यहाँ पे मार्क्स का जो सिद्धांत था आर्थिक विवेचन का सिद्धांत, उसको यहाँ पर अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है उन्होंने इतिहास के संबंध में अपने विचारों का प्रसार अपनी कृति में किया है। और उनके कृति का नाम देखो, ये वाला प्रश्न जो है यूजीसी नेट में आ जाता है, सो आपको इसको नोट डाउन करना है। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री 1955, ईयर भी इसका याद करना है क्योंकि ये प्रश्न 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, जो भी नोट डाउन करने वाली चीजें होगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। डॉक्टर लोहिया ने मानवीय इतिहास की व्याख्या की। ठीक है, मानवीय इतिहास, फिर दोबारा मानवता की बात यहाँ पर की जा रही है। उन्होंने जो है गतिमान काल के साथ ही संस्कृति को भी गतिशील माना है कि संस्कृति भी क्या है, यहाँ पर गतिशील है, वो बदलती रहती है। जो चीज़ परिवर्तन होता रहे जिन चीज़ों में, उसे कहते हैं गतिशील। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा ना कि मार्क्सवादी गांधीवाद को अगर हम उसी तरीके से उन दर्शनों को ले लेते और उस दर्शन को अपने उसमें उतार लेते तो हम कभी भी उससे आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन यहाँ पर देखिए आगे आगे वाद आ जाते हैं, फिर आगे आगे और चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये सब क्यों है? क्योंकि ये क्या है, हमारी संस्कृति में जो है नई चीज़ों को दोबारा से एडॉप्ट कर लिया जाता है और पुरानी चीज़ें भी चलती रहती है और नई चीज़ों को अपना लिया जाता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से जो है संस्कृति को जो है गतिशील माना है। आगे अगला पॉइंट देखेंगे। उनके विचारों में अनेकता दृष्टिगोचर होती है। ठीक है, यहाँ पर अनेकता की बात की गई है कि यहाँ पर उनके हिसाब से अनेकता है, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग दर्शन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर इतिहास की बात की जा रही, तो इतिहास में भी अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। आगे डॉक्टर लोहिया की नव समाजवाद की परिकल्पना जो है वो क्या थी? तो परिकल्पना क्या थी नव समाज को लेकर? देखिए समाजवाद की तो बात हमने अभी तक की है, अभी तक हमने जो भी चर्चाएं की वो समाजवाद को लेकर की है कि समाजवाद किस तरीके का होना चाहिए, समाज किस तरीके से होना चाहिए, समाज का किस तरीके से जो है हित होना चाहिए, पूंजीपति नहीं होना चाहिए, पूंजी वर्ग नहीं होना चाहिए, वर्ग व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए। ठीक है, मानवता की बात यहाँ पर की, मतलब एक तरीके से इन सब चीज़ों से, जातिवाद, छुआछात, भेदभाव, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर जो है एक ऊपर के लेवल की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर नव समाजवाद की बात की गई कि एक नया जो समाजवाद है वो किस तरीके का होना चाहिए, वो यहाँ पर डॉक्टर लोहिया जो है वो बता रहे हैं। क्या बताते हैं वे समाजवाद के परंपरागत स्वरूप में विश्वास नहीं करते हैं, कि वह बताते हैं कि जो समाजवाद है उसका जो परंपरागत रूप है, मतलब जो रूप उनका दिया गया है उस पर वह विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने यहाँ पे नव समाजवाद की व्यवस्था करने के जो है 3 मूलभूत आधार जो है वो निर्धारित किए हैं। उन्होंने बोला कि 3 जो है वो मूलभूत आधार होने चाहिए अगर आपको एक नए जो है समाजवाद का संरक्षण करना है, या परिकल्पना जो है उन्होंने कर रखी है। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है कि सभी उद्योगों, बैंकों तथा बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। किस किस का? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे सभी। ये प्रश्न देखो पूछ लेंगे आपको। नव समाजवाद की व्यवस्था में जो 3 मूलभूत आधार है वो कौन कौन से हैं वो पूछ लेंगे आपसे। तो सभी उद्योगों, बैंकों और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है? संपूर्ण जो है विश्व मानवों के जीवन स्तर पर सुधार करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जाति प्रथा वगैरह जो है खत्म कर मानवता पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए बोला है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? एक विश्व संसद की स्थापना भी यहाँ पर करनी चाहिए। तो विश्व संसद की स्थापना करने की बात भी यहाँ पर की गई है। तो इस तरीके से 3 मूलभूत आधार बताए गए हैं। आगे लोहिया दर्शन की बात करूं तो लोहिया दर्शन में क्या क्या बताया गया है? लोहिया दर्शन एक दृष्टि के हिसाब से लोहिया ने बताया है। कौन कौन से? पहला है उन्होंने एशियाई समाजवाद को दिशा प्रदान की है। उन्होंने क्या कहा है कि जो भी एशियाई समाजवाद है उनको एक दिशा देने का काम यहाँ पर लोहिया ने किया है। वे एक मानवतावादी थे।
उन्होंने बताया कि ये मानवतावादी थे, तो मानवतावादी पर चलने की, मैंने कहा ना कि जाति प्रथा, भेदभाव, ये सब खत्म कर कर एक ऊपर उठने की बात की है, एक मानवता जो है वो लाने की बात की है, ठीक है। उन्होंने बोला कि ना ही मार्क्सवादी को पूरी तरीके से अपनाना है और ना ही गांधीवाद को पूरी तरीके से अपनाना है, हमें उनके बीच में एक समन्वय जो है स्थापित करना है और एक समन्वय लेकर चलना है कि जो चीज़ें अच्छी लग रही उन चीज़ों को लेकर साथ साथ चलना है और मानवतावादी बनना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट लोहिया दर्शन में क्या देखने को मिलता है, वे संपूर्ण विश्व में जो है असमानता को समाप्त करना चाहते हैं। 3 पॉइंट मैंने बताए कौन कौन से। उन्होंने एशियाई समाजवाद को दिशा प्रदान करने की बात की गई है, उन्होंने मानवतावादी होने की बात की है, उन्होंने संपूर्ण विश्व में जो असमानता फैली हुई है उसको समाप्त करने की बात यहाँ पर की है। खासकर उन्होंने वर्ण व्यवस्था जो है उसको समाप्त करने की बात, या जाति प्रथा को जो समाप्त करने की बात यहाँ पर की गई है। आई होप आप लोगों को लोहिया दर्शन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। जो चीज़ आपको नहीं समझ आएगी मेरा फर्ज है उसे दोबारा रिपीट समझाना, ठीक है। तो अब अच्छी तरीके से पढ़िए, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ये थोड़ा थ्रेटिकल है, समझने की कोशिश करो, ये थोड़ा थ्रेटिकल है, तो इसको आप बिल्कुल एक स्टोरी, एक थोड़ा वैसे करके, मतलब अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है। एक बार आपको अंडरस्टैंड हो गया तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप आराम से उसे कर लोगे, ओके। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है, होमवर्क सुन लीजिए सभी के सभी। होमवर्क यही है कि 5:30 बजे क्विज अपलोड हो जाते हैं, सो आपको क्विज देना है और अपनी पोजीशन लेनी है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन जो लेगा उसका नेम, उस विनर्स का नेम मैं नाम यहाँ अनाउंस करूँगी। और कभी भी इसमें विनर्स भी जो है प्राइज भी रख सकते हैं, इसलिए आप इस पर करते रहिए और फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन लेते रहिए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस को सही करें, ओके ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, राधे राधे, हैव अ नाइस डे।